हाँ, तो हम पढ़ रहे थे विशेषण। विशेषण में हमने दो भेद पढ़े, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। अब हम आगे बढ़ते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है मापतोल। अर्थात संज्ञा व सर्वनाम के मापतोल का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक की तरह ही जैसे संख्यावाचक में संख्या निश्चित हो सकती है और अनिश्चित भी होती है, उसी प्रकार मापतोल भी निश्चित और अनिश्चित होता है। उसी के आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद किए जाते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाण में मापतोल निश्चित होता है और अनिश्चित परिमाणवाचक में मापतोल अनिश्चित होता है। पहले परिभाषा लिखते हैं। संज्ञा व सर्वनाम के मापतोल की विशेषता बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मापतोल की निश्चितता और अनिश्चितता के आधार पर इसके दो भेद किए जाते हैं। एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण तथा दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें मापतोल निश्चित होता है तथा इसमें मापतोल अनिश्चित होता है। जैसे गांवों में आई बाढ़ से
10,000 क्विंटल गेहूं नष्ट हो गई। यहाँ ये 10,000 क्विंटल ये निश्चित माप है, निश्चित तोल है ये, और हम उसको यूं लिखते हैं यमुना में आई बाढ़ से हजारों क्विंटल अनाज नष्ट हो गया। तो यहाँ जो हजारों क्विंटल आया है ये निश्चित माप नहीं है, सॉरी निश्चित तौल नहीं है, और निश्चित तौल न होने के कारण यहाँ अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण होगा, और यह निश्चित माप है तो यहाँ निश्चित परिमाण वाचक विशेषण होगा। अब संख्यावाचक और परिमाणवाचक दोनों मिलते जुलते हैं, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। दोनों की जो भेद है वो भी एक जैसी है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण तो इसमें आएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण तो यहाँ लिखा जाता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उदाहरण भी लगभग एक जैसे आते हैं, तो कंफ्यूज ना हो। आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि जो संख्यावाचक विशेषण होता है उसमें जिनकी गणना की जाए वो संख्या होती है, हम उसको गिन सकते हैं, और परिमाणवाचक है हम उसकी गणना नहीं करते, उसका क्रय विक्रय लेन देन हम माप तोल के करते हैं। इसके साथ माप तोल की कोई न कोई इकाई होती है, जबकि संख्यावाचक में माप तोल की इकाई नहीं बल्कि संख्या होती है। इन वस्तुओं को हम गणना के साथ खरीदते हैं, बेचते हैं, उनका लेन देन करते हैं, वो तो संख्यावाचक हो जाएगा, और जिनको हम माप तोल के लेते हैं वो परिमाणवाचक होगा। सिर्फ इतना ध्यान रखिए आप। इसके बाद अगला विशेषण है वह है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक कभी कभी सर्वनाम शब्द हैं वो विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, तो वहां सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। वो एक तरह से संकेत भी करते हैं तो उन्हें संकेतवाचक भी कह देते हैं। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण जब कोई सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है तो
सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह कार्य रमेश की है। यहाँ वह जो शब्द आया है वो सार्वनामिक विशेषण है। बाहर कोई मिस्टर शर्मा आपको बुला रहे हैं। यह जो कोई शब्द आया है वो भी सार्वनामिक विशेषण है। उस गेंद को मत फेंको, यहाँ तो गुस्सा है, ये भी सार्वनामिक विशेषण है। एक तरह से ये संकेत भी करते हैं तो उसे संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। बात आती है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या भेद है, क्या अंतर है। तो इसमें सार्वनामिक जो विशेषण होता है वो संज्ञा से पहले आता है और सर्वनाम शब्द होता है वो हमेशा संज्ञा के बाद आता है। हम यहाँ देखते हैं जैसे यहाँ मिस्टर शर्मा संज्ञा है, यहाँ कार संज्ञा है। ये जो शब्द आए हैं ये संज्ञा से पहले आए हैं और यदि संज्ञा के बाद आए तो ये सर्वनाम कहलाएंगे। इसके अलावा कुछ विद्वान विशेषण के दो भेद और मानते हैं, एक व्यक्तिवाचक विशेषण और एक भिन्नतावाचक विशेषण। कुछ विद्वानों के अनुसार विशेषण के दो भेद और माने जाते हैं। एक व्यक्तिवाचक विशेषण और एक भिन्नतावाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण किसी स्थान विशेष का बोध करवाता है, लेकिन मूल रूप से ये गुणवाचक का ही एक भेद है। भिन्नतावाचक में प्रत्येक, हर एक, अनेक शब्द जब विशेषण की तरफ प्रयुक्त हो जाते हैं तो वहां भिन्नतावाचक माना जाता है, लेकिन मूल रूप से ये संख्यावाचक का ही एक भेद माना जाता है। देखते हैं एक बार व्यक्तिवाचक को देखते हैं। पहले व्यक्तिवाचक विशेषण।
व्यक्तिवाचक विशेषण में किसी स्थान विशेष का बोध होता है। जैसे जोधपुरी कोट, बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब। यहाँ ये स्थान विशेष का बोध करवाते हैं, जैसे जयपुरी रजाइयां। अब ये की विशेषता दर्शाते हैं। रजाई जयपुरी प्रसिद्ध है, सेब कश्मीर की प्रसिद्ध है, साड़ी बनारस की प्रसिद्ध है और जोधपुर का प्रसिद्ध है। ये स्थान विशेष को दर्शाते हैं, इनकी विशेषता बताते हैं, लेकिन ये मूल रूप से इसमें आ जाते हैं गुणवाचक में। इसके बाद भिन्नतावाचक विशेषण। नंबर 2, भिन्नतावाचक विशेषण। भिन्नतावाचक विशेषण में जब प्रत्येक, हर एक, अनेक शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं तो उसे भिन्नतावाचक विशेषण कहते हैं। मूल रूप से यह संख्यावाचक में ही आता है। जैसे भारत का प्रत्येक नागरिक सज्जन है। यहां जो प्रत्येक शब्द आया है ये भिन्नतावाचक विशेषण में आता है, लेकिन एक, प्रत्येक, अनेक ये संख्यावाचक में आ जाते हैं। देश का हर एक नागरिक ईमानदार है। भारत में अनेक राष्ट्रभक्त हुए हैं। यहाँ जो अनेक, हर एक, प्रत्येक जो शब्द आए हैं ये भिन्नतावाचक में माने जाते हैं, भिन्नतावाचक विशेषण माने जाते हैं,
लेकिन मूल रूप से ये संख्यावाचक में ही आ जाते हैं। अब विशेषण के भेदों के बाद बात आती है विशेषण की अवस्था। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 मूलावस्था, नंबर 2 उत्तरावस्था, और नंबर 3 उत्तमावस्था। जब विशेषण आपने मूल रूप में होता है तो वह मूलावस्था मानी जाती है, और जब दो पदार्थों में तुलना की जाती है तो वह उत्तरावस्था मानी जाती है, और जब अनेक पदार्थों में से एक को श्रेष्ठ या हीन माना जाता है वहां उत्तमावस्था होती है। मूलावस्था में हमेशा विशेषण अपने मूल रूप में होता है। इसमें दो पदार्थों में तुलना की जाती है। इसमें अनेक पदार्थों में से किसी एक को श्रेष्ठ या हीन माना जाता है। इसमें तर या तरा प्रत्यय लगाया जाता है। इसमें या से लगाते हैं। इसमें तम या तमा प्रत्यय लगाया जाता है। या सबसे सब लगाते हैं। इसका एक उदाहरण राम अच्छा लड़का है। यहां विशेषण अपने मूल